हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर एक नई सुर्खियों के साथ आपके साथ में मिल रहा हूं, जो कि ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो सुर्खियां हैं, यानी जो भारत और मुख्य रूप से देखा जाए स्वीडन, इसके अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वह, और मुख्य रूप से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ने वाला है। यानी आपको पता भी है कि ये मामले बहुत ज़्यादा समय से चल रहे थे। जैसे नेस्ले जो कंपनी है, भारत की एक कंपनी है जो मैगी, अब जानते हैं मैगी जिसकी आती है, तो उसके प्रोडक्ट में कुछ खामियां मिली हुई थी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। दूसरा चीज़, एक सिरप के मामले में भी ऐसा कई बार आ रहा था। तो ये दो तरीके से होता है। एक तो भारत की जो वस्तुएं हैं उन निर्यात को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये भी होता है। दूसरा चीज़ की हो सकता है कोई फैक्ट चेक यूनिट जो नहीं है, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो जो चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं, प्रोडक्शन होकर जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उस मामले में कोई ऐसा चीज़ मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिससे चलते वस्तुओं का मानक जो है, जैसे फसाई है, फसाई मानक तैयार करता है भारत में, तो वैसे वर्ल्ड लेवल पे फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है। तो ठीक ये सब, इसका मतलब ये सिस्टम का फेलियर भी एक तरह से कहा जा सकता है, जिसके तहत एफएसआई के होने के बाद भी, और ये नेस्ले कंपनी जैसी सारी कंपनियां जो अपने कंटेंट में सारी चीज़ें डाल देते हैं। आप भी देखते होंगे जो पैकेट जो फूड्स होते हैं उसमें कंटेंट जो होता है शुगर का या फिर से साल्ट का, ये सारी चीज़ों का कैसे रहता है। तो इसी सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत को मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड जो है क्या किया है, MFN दर्जा जो है वह क्या किया है, समाप्त करने के लिए बात किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो MFN है क्या? तो MFN जो है वह होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था, जो भारत को मिला हुआ था, वह स्विट्जरलैंड ने क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। यह मामला तो आपने समझा ही होगा, कौन सा मामला था, नेस्ले का मामला था। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने, और कैसा कौन सा देश है, यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसने क्या किया है, भारत के साथ जो MFN दर्जा हुआ, दर्जा था, वो दर्जा को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया गया है। एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन जो दर्जा था वो निलंबित हुआ है। अब ये कब से होने वाला है ऐसे? तो 1 जनवरी 2025 से जो है स्विट्जरलैंड भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौता, जिसको DTAA कहा जाता है, उसमें जो MFN क्लास जो था उसको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो MFN क्लास अब जो DTAA के अंतर्गत आता था उसको निलंबित कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। तो सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला जो क्या था, कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि भारत ने किसी देश के साथ टैक्स का समझौता उस देश के OECD में शामिल होने से पहले किया है, तो MFN क्लास स्वतः लागू नहीं होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में क्या फैसला सुनाया था, कि भारत किसी देश के साथ टैक्स समझौता उसी देश के साथ कर सकता है जो उस देश के OECD में शामिल होने से पहले अगर किया हुआ है, तभी वह क्या होगा, FMN में यानी MFN में शामिल होगा, MFN क्लॉज में शामिल होगा, अन्यथा MFN क्लॉज में जो है स्वतः लागू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। फिर DTA की अधिसूचना कैसे जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी देश के साथ जो DTA है तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक इसे आयकर अधिनियम 1961, आपको जैसे पता भी है, इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 का, इसके तहत जब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा तब तक DTAA की अधिसूचना मतलब तब तक लागू नहीं की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तीसरा पॉइंट है कि भारत और स्विट्जरलैंड जो DTA है यह क्या है, तो यह कर संधि 1994 में 1994 में लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि आय पर दोहरा जो कराधान लगाता है उससे बचाव किया जा सके। तो यह फिर से जो MFN जो निलंबित किया हुआ है, दोहरे कराधान को समाप्त नहीं करेगा, आगे बढ़ाएगा। और इस पे किस पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे ट्रेड पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, और मुख्य रूप से जो आयात निर्यात है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय जो वस्तुएं जैसे नेस्ले है जिसका निर्यात किया जाता है, तो जो निर्यात है ये क्या हो जाएगा, निर्यात प्रभावित होगा। तो जब निर्यात प्रभावित होगा तो वही आपको पता भी होगा, इकोनॉमी में क्या होता है, एक ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, व्यापार घाटा। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। आगे अगर देखें और भी, तो MFN क्लास का निलंबन का प्रभाव क्या होगा, अगर ये निलंबित हो जाता है
ठीक है। तो इसके प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, तो इसके प्रभाव क्या होगा कि भारतीय कंपनियों पर कर का बोझ और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने बताया ही टैक्स का बोझ और क्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे एमएफएन क्लास के अंतर्गत आता था तो दोहरे कराधान से बचता था, यानी टैक्स का क्लास नहीं बढ़ता था, टैक्स का बोझ नहीं बढ़ता था, ठीक है। अब क्या होगा, तो भारतीय कंपनियों के लिए जो स्विट्जरलैंड में अर्जित लाभांश होगा उसमें विद होल्डिंग जो टैक्स होता है, कौन सा टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, तो कौन सा टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स 5% से बढ़ाकर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स आपको पता भी होगा कौन सा टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, तो यह क्या हो जाएगा, यह बढ़ जाएगा, 5 से 10% हो जाएगा। फिर भारत में जो स्विस निवेश है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, भारत में जो स्विट्जरलैंड का जो निवेश होता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या होगा, अब भारत से लाभांश प्राप्त करने वाली जो स्विस कंपनियां हैं वह 10% की दर से विद होल्डिंग टैक्स उन पर भी लगना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीजें, तो व्यापार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आयात निर्यात भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अन्य देशों द्वारा एमएफएन क्लास का पुनर्मूल्यांकन भी हो सकता है। फिर अन्य प्रभाव क्या होगा, तो इसके निलंबन से मुख्य रूप से लाभांश पर टैक्स रेट से संबंधित है, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो लाभ या ईएफटीए यानी यूरोपियन मुक्त व्यापार जो संघ है इसके निवेश पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन एमएफएन क्लास का निलंबन मुख्य रूप से क्या होता है, लाभांश पर टैक्स रेट से संबंधित होता है, यानी लाभांश पर जो टैक्स रेट लगता है, टैक्स लगता है, यानी कर का जो दर होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखें, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में अगर देखा जाए तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में किसको, सिद्धांत क्या है इसका, तो इसका सिद्धांत है कि किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य को दी गई अनुकूल व्यापार जो शर्तें होती हैं वही डब्ल्यूटीओ के अन्य सभी सदस्य भी पर भी लागू होनी चाहिए, तो यही होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी एक दूसरे से जो है कोलैबोरेशन करता है। उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव को खत्म करना, ठीक है, और सभी सदस्यों के साथ समान रूप से व्यवहार सुनिश्चित करना, ये होता है। फिर गेट्स इसमें एक है, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज, यह आर्टिकल 2 इसका, और ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ट्रिप्स जिसको कहा जाता है, इसके समझौते का जो अनुच्छेद 4 है उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन को प्राथमिकता दी गई है, तो ये याद रखिएगा। गेट्स का आर्टिकल 2 और ट्रिप्स का आर्टिकल 4 जो है इसमें किसका, एमएफएन का यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का मुख्य रूप से क्या किया गया है, प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये आपका न्यूज था, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।